नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में मंथन जारी है, लेकिन फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा है। मनपसंद सीटें नहीं मिलने से नाराज जीतन राम मांझी पटना लौट चुके हैं। मुकेश सहनी और पप्पू यादव को भी अपनी पसंद की सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन दावा सब कुछ ठीक ठाक होने का किया जा रहा है। महागठबंधन में माथापच्ची या किचकिच, सीटों के गणित में उलझा विपक्षी कुनबा, मांझी, पप्पू और सहनी क्यों है नाराज? महागठबंधन में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर समझौता हो नहीं पा रहा। दिल्ली दरबार में 2 दिनों तक माथापच्ची के बाद भी बात बनती दिख नहीं रही। विपक्षी कुनबे में जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और पप्पू यादव नाराज बताए जा रहे हैं। हम नेता जीतन राम मांझी तो नाराज होकर दिल्ली से पटना भी लौट चुके हैं। मांझी मनमाफिक 3 सीटें चाह रहे हैं, जिस पर महागठबंधन में विरोध है। बताया जाता है कि मांझी अपनी पार्टी हम के लिए गया औरंगाबाद के अलावे नालंदा सीट चाह रहे हैं। आता एक तरह से 70-80% ठीक ही है, थोड़ा सा बाकी है। वो बात जो कहा था उस स्टैंड पर आज भी हैं, लेकिन 17 तारीख को आप देख लीजिएगा, करीब करीब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं महागठबंधन की ओर से कल तक दरभंगा लोकसभा सीट से ताल ठोकने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। ऐसा शायद इसलिए कि उन्हें दरभंगा सीट नहीं मिलने जा रही। हमने यहाँ पे आने के बाद हमने रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाया है कि हम चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहते हैं और हम लोग बिहार के 40 लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे और चुनाव हमारे सहयोगी दल के लिए चुनाव जितवाएंगे। बात मांझी या सहनी की ही नहीं, मधेपुरा सांसद पप्पू यादव भी महागठबंधन से नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि मधेपुरा सीट पर शरद यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर है। किसी भी परिस्थिति में अपने घर का बेटा चाहता है मधेपुरा, हमें गिदर भभकी ना दिखाएं शरद जी। ये मध्य प्रदेश से जाकर के ये औकात और हैसियत जिससे आना हो, शरद जी मेरे घर में हमको आकर के यदि दखल करने की हैसियत रखते हैं तो हम मिटना पसंद करेंगे। मधेपुरा भी लड़ेंगे, पूर्णिया भी लड़ेंगे। नाराजगी के बीच बिहार में महागठबंधन की तस्वीर साफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फॉर्मूले के ऐलान में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि यदि सब कुछ क्लियर है, तालमेल बेहतर है, तो फिर फॉर्मूला फाइनल करने में देर क्यों हो रही है? 17 तारीख को हम हमारे जो भी नंबर्स बताने हैं, जो आगे सीटों के बारे में भी बात करना है, वो हम 17 तारीख को मीडिया को पटना में बुला के इसकी बात करेंगे। राजनीति में एक रणनीति भी बनानी होती है। क्लियर है कि कैसे किस प्रकार से हम सब लोगों को कहाँ लड़ना है, किस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ और मनुवादियों को धूल चटाने का काम करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे न्यूज 18 के सूत्रों को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरजेडी के खाते में 20 सीटें आई हैं, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें, आरएलएसपी को 3, हम और वाम दलों को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 1-1 सीटें मिली हैं। बहरहाल सीटों को लेकर जो पेंच महागठबंधन में फंसता दिख रहा है, उससे ये कहना मुश्किल है कि घटक दलों को उनकी मनमाफिक सीटें मिल ही जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हालांकि मांझी ने किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वे आरएलएसपी से कम सीट पर समझौते को तैयार नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। आप 16 के शाम या 17 को सवेरे सब सुन लीजिएगा। को मनाने क्यों पड़ा आपको? अरे वो तो हंसी कर रहे हैं। हम लोग एक साथ आए हैं हम लोग, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले आप बोल दीजिएगा कि कहीं हो सकता है उनको नाराजगी के लिए, तो हम पहले ही बोल रहे हैं इस चीज को। लेकिन मांझी जी, आज शाम में भी बैठक की महागठबंधन की, उसमें आप शामिल नहीं हुए, अचानक आप पटना के लिए रवाना हो गए। आखिर क्या रहा मामला? कोई मामला नहीं है और आज महागठबंधन की कोई बैठक नहीं थी। पार्टी की बैठक हुई होगी, चाहे राजद का हो या कांग्रेस का हो। और इधर जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि मांझी के लिए एनडीए का रास्ता बंद हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त एनडीए प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा और जेडीयू अपना अलग मैनिफेस्टो भी जारी करेगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि
बीजेपी का कोई कैंडिडेट जेडीयू या फिर जेडीयू का प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसी केंद्रीय मंत्री की सीट पर जेडीयू दावेदारी पेश करेगा। जो नाराज हैं तो अपने कर्मों से नाराज होंगे, वो अपने कर्मों पर अपने खुद अपना समझें, लेकिन यहाँ कोई लॉन्च नहीं खुला हुआ है, कोई नाराज हो और यहाँ हम लोग बैठा कर उनको चाय पिलाएंगे। कौन कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी उसके बारे में वार्ता संपन्न हो चुकी है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसलिए जब अंतिम रूप में है तो कभी भी उसकी घोषणा निकट भविष्य में हो ही जाएगी। सीटों को जारी करेंगे कि 40 सीटों पर कौन कौन पार्टियां लड़ रही हैं। उसके बाद हम लोग का प्रयास रहेगा कि 40 सीटों पर जो उम्मीदवार हों तीनों पार्टियों का, उनका एक साथ ऐलान किया जाए। और जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है अपनी मैनिफेस्टो बनाती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें सुशील मोदी, नित्यानंद राय और प्रेम कुमार शामिल हैं। ये तीनों नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड को नाम भेजेंगे, जहां प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। आज हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला हुआ, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। बातों का विचार किया और निर्णय लिया है। 40 सीटों पर जीतने की रणनीति बनाई है और साथ साथ चूंकि अभी सीटों की संख्या तो हमने पहले ही ब्लॉक कर ली है, तय कर ली है, लेकिन किस सीट पर कौन दल लड़ेगा ये इसकी वार्ता अंतिम दौर में है। निकट भविष्य में इसकी घोषणा होने वाली है, तो इसलिए हम लोगों ने नामों के बारे में विचार नहीं किया, क्योंकि जब तक सीट के निर्धारण नहीं होगा तो नामों का विचार नहीं हो सकता है। पार्टी ने आज चुनाव समिति ने जो 3 हमारे नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा विधान परिषद में दल के नेता, इन तीनों को अधिकृत किया है कि वे सब लोगों से अलग अलग बातचीत करेंगे, नामों के बारे में पैनल बनाएंगे और फिर जो प्रदेश की कोर कमेटी है उसके साथ डिस्कस करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपने सुझाव रखेंगे। एनडीए में कौन सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर अभी फैसला नहीं हो सका है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सीतामढ़ी और शिवहर में से एक सीट जेडीयू को देने को तैयार है, लेकिन बदले में सासाराम और दरभंगा की सीट बीजेपी मांग रही है। सुरक्षित सीटों में से 3 बीजेपी के पास हैं तो 3 एलजेपी के पास। जेडीयू गया सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, वहीं बीजेपी खगड़िया सीट पर सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाना चाह रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहां पेंच फंसा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 16 और 18 मार्च को है। और इधर महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार से कांग्रेस के टिकट पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसके लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक कल होगी। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान संभावित और जितावी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा, लेकिन इस बैठक के जरिए प्रदेश से संभावित उम्मीदवार की लिस्ट बनाकर पार्टी आलाकमान को दी जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बिना विवाद के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। और 15 तारीख को सदाकत आश्रम में 3 बजे यहां प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति, जिसका गठन अभी हाल में ही किया गया है, उसमें उसकी बैठक है। श्री मदन मोहन झा जी की अध्यक्षता में शक्ति सिंह गोहिल रहेंगे, वीरेंद्र सिंह राठौर रहेंगे, सदानंद सिंह रहेंगे, अखिलेश बाबू रहेंगे और चुनाव समिति के जो सदस्य हैं सभी रहेंगे और सीटों का उम्मीदवारों का चयन उसमें शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी तेज हो गया है। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी और सतीश कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र चौधरी 4 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि सतीश कुमार भी पूर्व विधायक हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि दोनों बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुए हैं। दोनों नेता खड़े हैं। सतीश कुमार जी हैं जो जेडीयू में उपाध्यक्ष भी रहे थे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी रहे जेडीयू में। उसके बाद लोक जनतांत्रिक पार्टी बना के उन्होंने बिहार में भी काम किया।
वो अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आज मर्ज हो रहे हैं। 3 बार के वो विधायक रहे हैं। मेरे दाईं ओर वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो 4 बार के विधायक हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बिहार में इनका काम बोलता है। वो भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। वैशाली में लूट की कोशिश के दौरान बिजली विभाग के 2 गार्ड की हत्या कर दी गई। घटना महुआ की भीड़ भाड़ वाले इलाके की है, जहां अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और आराम से हथियार लहराते निकल गए। वो 4 थे जो टूट पड़े 2 जवानों पर। बड़ी लूट की पूरी साजिश थी। जाल बिछाकर कैश लूटने की पूरी योजना थी। हाथ लगी नाकामी तो दाग दी गोलियां। हथियार लहराते आराम से चलते बने अपराधी। दोपहर का वक्त था, जब रोज की तरह सड़कें गाड़ियों की शोर में डूबी हुई थी। लेकिन वैशाली के महुआ के लोगों को क्या पता था कि स्याह नजरें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तस्वीरें ध्यान से देखिए। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बोलेरो गाड़ी बीच बाजार में लगी हुई है। तभी बिजली विभाग में तैनात सुरक्षाकर्मी बिजली कर्मियों के साथ सेंट्रल बैंक में 7 लाख कैश जमा कराकर वापस गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी पीछा करते हुए हथियारबंद अपराधी सुरक्षा कर्मियों के पास आ धमकते हैं और बड़े आराम से बीच बाजार में सरेआम सटाकर जवानों पर धाएं धाएं गोलियां उतार देते हैं। शोर शराबे के बीच जैसे ही गोलियों की आवाज लोगों के कानों तक पहुंची, बाजार में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी दूसरे जवान ने भी चंद घंटों बाद दम तोड़ दिया। बिजली ऑफिस के स्टाफ लोग हैं, उनके साथ प्रोटेक्शन में हमेशा 2 गार्ड आता है, क्योंकि ये जो पैसा जो जमा होता है सेंट्रल बैंक में उनका वो है, ट्रेजरी है। तो पैसा जमा करके एकदम बाहर निकल रहे थे। हाथ में बैग था, खाली बैग था, और पता नहीं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहा होगा, लेकिन पैसा जमा करके वो लोग निकल रहे थे। जैसे ही गाड़ी में बैठने के क्रम में जो है, मतलब एक गार्ड के 2 गोली लगा है और एक को 1 गोली मारा है। मतलब 4 लोग से थे वो, 2 बाइक से। हाँ, 2 बाइक से, एक FZ बाइक है और एक गाड़ी है, एक ग्लैमर है, जो पूरा गंदा तरीका से है, एकदम पूरा हुआ है। फायरिंग करते हुए भागा है। फायरिंग करते हुए, दहशत बनाते हुए जो पार हो गया, वो सब आ गया। बेखौफ अपराधी चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो हवा में फायरिंग करते आराम से चलते बने। पूरी वारदात बैंक के सामने एक मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की टोह ले रही है। अब सवाल है कि कैश जमा कराने के बाद अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को क्यों निशाना बनाया? अपराधी कैश लूटने की फिराक में थे या उनकी मंशा कुछ और थी? उन्होंने हमला सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर ही क्यों किया? ये तमाम सवालात बड़े हैं, जिसका जवाब लाजमी है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही और सुस्ती की वजह से अपराधी बीच बाजार में हथियार लहराने और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कानून को धत्ता बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। दरभंगा में मंत्री मदन सहनी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मंत्री बाल बाल बचे। घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की है, जहां मंत्री अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इससे पहले पटना में BCA की कई अधिकारियों पर केस दर्ज हो चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का होने लगा असर। बिहार से लेकर दिल्ली तक बज रहा डंका। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया मामले का संज्ञान। न्यूज़ 18 का ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का असर हुआ है। बिहार में पहले से ही केस दर्ज हो चुका है। अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और BCA से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सारे लोगों का पर्दाफाश हुआ था। इस पर कोर्ट ने बहुत ही सख्त रूल किया है कि ये गलत हुआ है और उन्होंने अमाइकस को डायरेक्ट किया है कि आप इस सीडी को चेक करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो लोग भी इसमें कन्विक्ट है। और सीओओ को भी कहा है कि अगर ये बात फैक्ट है तो आपको अविलंब उन सारे लोगों को डिसमिस करना पड़ेगा। इससे पहले बुधवार को बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से शिकायत की थी। बीसीसीआई के पदाधिकारी अंशुमन उपाध्याय खुद क्राइम ब्रांच पहुंचे थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में कुछ क्रिकेट संघ के सदस्य भी शक के दायरे में हैं। बीसीसीआई के रीजनल इंटीग्रिटी मैनेजर ने हमें कंप्लेन दिया है कि कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को चीट किया है ऑन द प्रिटेक्स्ट कि उनको रणजी ट्रॉफी मैचेस में एज गेस्ट प्लेयर्स स्टेट्स के खिलवाएंगे और इसके एवज में उनसे बड़ी रकम हथिया ली है। ये कई सारी स्टेट्स की ये कंप्लेंट हमारे पास आई है, उसका एक दिल्ली एंगल भी है। तो अभी हम लोग ने मुकदमा दर्ज किया है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दरअसल न्यूज 18 ने रिश्वतखोरी के जरिए रणजी टीम में शामिल कराने का मामला दिखाया था, जिसमें कई राज्यों में चल रहे रैकेट का खुलासा हुआ था। न्यूज 18 का ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच गई थी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या कुछ असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अगली खबर का रुख करते हैं पटना सिटी भगवती लक्ष्मी मार्केट में बादशाह अगरबत्ती के नए आउटलेट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कंपनी के प्रबंध निदेशक जगजीवन सिंह ने किया। इस मौके पर कंपनी के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रबंध निदेशक ने कहा कि होलसेल आउटलेट से बादशाह अगरबत्ती की सभी ब्रांड की पूरे बिहार में सप्लाई की जाएगी। उन्होंने अगरबत्ती के कई ब्रांड बनाए जाने की बात को दोहराते हुए उन ब्रांडों को आम लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाने की बात कही। प्रबंध निदेशक ने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों के लिए कई स्कीम भी जारी किए हैं। प्रतिष्ठान है ये, पहले 2 रिटेल प्रतिष्ठान हम लोगों ने खोल रखे हैं और ये तीसरा होलसेल प्रतिष्ठान है। यहाँ पर पूरे बिहार और बिहार के बाहर से भी कस्टमर आते हैं, उनके लिए सभी तरह के हमारी बादशाह के जितने भी ब्रांड हैं यहाँ उपलब्ध है और आशा करते हैं कि सारे ग्राहकों को पसंद आएंगे।